लास्ट लेक्चर में नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स पे बात किए थे हम लोग, और उसमें हमने आपको बताया था कि टू पैरेलल प्लेन मिरर के बीच अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो अगर इक्वी डिस्टेंस पर हो या अनइक्वल डिस्टेंस पर हो, इनफाइनाइट इमेज दोनों ही साइड में बनते हैं। उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज करती चली जाती है। नंबर ऑफ इमेज आर इनफाइनाइट, उस पर हम लोगों ने बात कर ली थी। उसके बाद हमने आपको दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखते हुए उसमें एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करके विथ रे डायग्राम हमने नंबर ऑफ इमेजेस की बात की थी। हमने सब कुछ आपको क्लियर वे में दिखाया था। कुछ होमवर्क भी शेयर किए थे हमने, उसको आप कीजिए। अभी कितना होमवर्क अभी आपने किया हुआ है वो तो आपको ही पता होगा। कभी टाइम लेकर के हम उस पर भी डिस्कशन कर देंगे, लेकिन उसमें एक एम्स का क्वेश्चन है। और आज लास्ट में हम आपको फील्ड ऑफ व्यू के कुछ ऐसे प्रॉब्लम शेयर करेंगे प्लेन मिरर से रिलेटेड, जिसमें हम कोशिश करेंगे मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया जाए। उसमें काइनेमेटिकल प्रॉब्लम लेने की कोशिश करेंगे। उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, या वर्क पावर एनर्जी को, या अगर कुछ होगा हम लोग अगर चाहें तो कूलम्ब्स लॉ भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम चाहें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी लगा सकते हैं। हम चाहे रिलेटिव वेलोसिटी को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने ब्रॉड सोच सकते हैं। सो प्लेन मिरर से रिलेटेड जो फील्ड ऑफ व्यू के हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उन पर ये सब एडिशनल कॉन्सेप्ट को सेट करके भी न्यूमेरिकल डिजाइन किए जा सकते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के। लेकिन अभी नंबर ऑफ इमेजेस का एक जनरल कॉन्सेप्ट हम आपको मतलब ज्योमेट्री पर दे रहे हैं, और उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे, और लास्ट में हम आपको इसके फॉर्मुलेशन की भी बात करेंगे, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया हुआ था। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर एंड लेट अस सी नाउ। सपोज आप कीजिए कंटिन्यू है नंबर ऑफ इमेजेस, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो यू प्लीज कंटिन्यू। पिछले लेक्चर को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर ऑफ इमेजेस ही आज का भी लेक्चर है हमारा, और आज लगभग ये लास्ट हो ही जाएगा, उसको कर देना है। हम इसके लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको ज्योमेट्री पर ला रहे हैं। जनरल कॉन्सेप्ट और कुछ राज की बातें आप इसमें देखेंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर मान लेते हैं कि एक ये प्लेन मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर, एंड दिस इज अदर वन, और दोनों के नाम तो आपको पता ही है कि एक का नाम हम M1 और दूसरे का नाम M2 लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्लेन मिरर and this is the second one, and an object is placed. Suppose it is at this position O. O is object, just let me write it, object, and it is at angle theta 1 from the mirror M1 and at angle theta 2 from the mirror M2. The legal concept with which we start forming the image, it is we draw a perpendicular line, behave like the incident ray that retraces its path, and we see the first image I1 will form at the same distance. This is I1. Let us try to understand me. Obviously, जब ये डिस्टेंस हमारा इक्वल है, तो ये जो एंगल थीटा 1 है, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज I1 भी बनेगा थीटा 1 एंगल पर ही। इसमें कहीं से कोई डॉट वाली बात नहीं है। द फर्स्ट इमेज I1 will form at angle theta 1. It is clear. So this angle is theta 1.
likely the image of same object will be formed by the plane mirror M2 at an angle θ2। अब उतने ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप एकदम सिंपली, पहले बहुत डिस्कशन इस पर हो चुका है। सो दिस इज I2, दिस इज I1 फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर M1, दिस इज I2 first image formed by plane mirror M2. Now consider the mirror M1 and this mirror sees object I2 at an angular position. This is also angle θ2. Please try to understand. So total angular distance of image I2 formed by M2 that behaves like object for mirror M1 further. तो अब आप ये देखिए कि M1 मिरर से इतने एंगल के डिस्टेंस पे, इतने एंगुलर पोजीशन पे अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो M1 मिरर के पीछे उतने ही एंगल पर, दिस इज θ1 plus 2 θ2 एंगल, so we have θ1 and 2 θ2, this should be the, this is 2 θ2 and we can say ये जो इमेज है हमारा I3 जो M1 प्लेन मिरर ने I2 ऑब्जेक्ट का बनाया अपने खुद से पीछे। So this is the position of image I3 जो M1 मिरर के द्वारा बना है। अब फिर आप देखिए कि M2 मिरर जो है वो I1 को देखता है और जिस I1 का एंगुलर पोजीशन जो है आप यहाँ से काउंट करके देखो, समझ में आ जाएगा। θ2 plus 2 θ1 है, इसका मतलब यहाँ से पीछे ये देखो 2 θ1, यहाँ आकर के क्या होगा, अब इस I1 का इमेज जो है वो M2 मिरर के द्वारा बनेगा, दिस विल बी I4। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। फिर उसके बाद अब इस I3 इमेज को M2 मिरर देखेगा ऑब्जेक्ट की तरह, यहाँ से पूरा का पूरा एंगल आप मेजर कर लो तो फिर कहीं न कहीं इसका इमेज बनेगा समथिंग डिस्टेंस पर। हो सकता है कि ये यहाँ बने या हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ ये बनता, अगर इतना एंगल ये लेते हैं तो M2 मिरर को, अगर M2 मिरर अगर I3 को देख रहा है तो θ2 plus θ1 plus θ1 plus 2 θ2 मतलब 3 θ2 plus 2 θ1। तो इतने दूरी पर अगर आपका अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो इसका मतलब M2 मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर क्या होगा, फर्दर इमेज फॉर्म होगा। तो ये कहीं न कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पर बन गया। इसको मान लेते हैं कि हम M2 का है तो मैं इसे तो I3 इमेज, I1 इमेज, I2 इमेज इस ऑब्जेक्ट का आपने देखा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज M1 ने बनाया यहाँ I1, इसी ऑब्जेक्ट का M2 ने बनाया I2, ये है θ2 एंगल पर और ये है θ1 एंगल पर। अब इस I1 को M2 मिरर जो देखता है वो कितने एंगल पर देखता है, तो θ2 plus 2 θ1 पर देखता है। तो इतना पीछे आकर के θ2 plus 2 θ1 पर ये इमेज बनाया। M2 मिरर ने I1 का इमेज यहाँ बनाया, I4 मैंने इसका नाम लिखा। उसी तरह से अब M1 मिरर इस I2 को देखता है कितने एंगल पर, तो 2 θ1 plus 2 θ2 पर। सो इतना पीछे आकर के θ1 plus 2 θ2 पर इस M1 मिरर ने I2 का इमेज I3 के फॉर्म में बनाया। अब आप ये देखिए कि इस I3 को अब फिर
एक बार m2 देखेगा तो व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्टेंस θ2 प्लस θ1 प्लस θ1 प्लस 2 θ2। सो अब इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो टोटल कितना है, वो है 2θ1 प्लस 3θ2। इतने एंगुलर पोजीशन पर I3 ऑब्जेक्ट को M2 मिरर देखता है। इसका मतलब इतने ही एंगुलर डिस्टेंस पर आकर के 2θ1 प्लस 3θ2 पोजीशन पर सपोज कीजिए कि ये M2 मिरर ने I6 इमेज बनाया एंड M1 मिरर अब इस I4 का M1 मिरर इस I4 को कितने एंगल पर देख रहा है, आप देख लीजिए यहां से 3θ1 प्लस 2θ2। सो 3θ1 प्लस 2θ2 के एंगुलर पोजीशन पर I4 ऑब्जेक्ट को M1 देखता है। यहां से उतने ही एंगुलर डिस्टेंस पर आकर के ये इमेज सपोज कीजिए जो भी यहाँ पर I5 के फॉर्म में मैं लिखता हूँ, और ये कितना हो गया बता दीजिए 3θ1 प्लस 2θ2। इतने एंगुलर पोजीशन पर ये इमेज I5 बना। अब एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि जितने भी इमेज बन रहे हैं क्या ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा? नहीं, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये एंगल 180 डिग्री या उससे ज्यादा न हो जाए। क्योंकि जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 180 डिग्री या उसके नीचे आता है, ऑब्वियसली ये मिरर इस ऑब्जेक्ट को देखना बंद कर देगा एंड फर्दर इमेज फॉर्मेशन विल बी स्टॉप्ड। तो अब इसमें कोई भी चाहे M1 हो तो उसके सामने अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन 180 डिग्री से के इक्वल या उससे ज्यादा होता है, M1 मिरर के पीछे वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा एंड फर्दर इमेज फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से M2 मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन अगर 180 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, M2 मिरर भी उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना बंद कर देगा। अब हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी देयर, ये तो आपको मैंने जनरली बताया। अब इसके लिए एक ट्रिक अपने पास है, उस ट्रिक को भी जरा सा हम आपको शेयर करते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी कितने इमेज बनेंगे। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें विदाउट एंगल डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इसलिए इमेज कहाँ स्टॉप करेगा ये अभी नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि दिस एंगल या दिस एंगल इफ equal or greater than 180 degree, then further image formation will automatically be stopped by the mirrors। and उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिरर्स के द्वारा बनाए गए इमेज कभी कभी ओवरलैप भी करते हैं या नहीं भी ओवरलैप करते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो हम फिर काउंट कर लेते हैं कि कितने इमेज बनते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हम लोग एक जनरल ट्रिक पर भी अप्लाई करते हैं। आइए वो हम लोग शेयर करते हैं, हम आपको वो दिखाते हैं, तब आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। जरा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, वो आपके सामने है और आपको कहीं पर भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस पर भी उतना ज़्यादा डायग्राम। और एक बात, सबसे बड़ी बात, कि जितने भी इमेज ये बनेंगे ये सभी एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही बनेंगे। ऐसा हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में लेकर के बताया हुआ था। 90 डिग्री वाले केस में शायद आपको याद भी होगा कि 90 डिग्री वाले केस में हमने आपको बताया था कि जितने भी इमेज ये बनते हैं ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ये सभी जो है एक सर्कल के सरकमफ्रेंस के पॉइंट्स होते हैं और उनका जो रेडियस है वो कहने की बात नहीं है। इसके दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वही सर्कल का रेडियस हो जाता है, एंड ऑल द इमेजेस आर फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। आइए ट्रिक कैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ मिरर M1 और यहाँ मैं लिखता हूँ मिरर M2। एकदम रिलैक्स होकर के आप इसको देखिए, बहुत मजा आएगा क्या, ठीक है। आप आइए, अब देखो जरा सा, आप यहाँ देखो कि इस मिरर में I1 इमेज को बनाया है कितना एंगल पर, θ1 पर, और इस मिरर ने I2 इमेज को बनाया है कितने एंगल पर, θ2 एंगल पर। अब इस I2 का इमेज बना किसमें, I3 के फॉर्म में, और इस I1 का इमेज बना M2 के द्वारा I4 के फॉर्म में। आपको करना कुछ नहीं है, इस दोनों ही मिरर के बीच का जो एंगल है θ1 प्लस θ2, ये दोनों में ऐड करना है। ये एंगल यहाँ पर कितना है, θ1 प्लस θ2, जो आपको दोनों में ऐड करना है। I1 के θ1 में इसको लगाएंगे तो ये एंगल आपको बता देगा 2θ1 प्लस θ2। आप देखिए ये जो बना हुआ है वो कितने पर बना हुआ है, 2θ1 प्लस θ2 पर है ना बना हुआ। ये I4 इमेज जो है वो 2θ1 प्लस θ2 पर है ना बना हुआ है M2 के पीछे। उसी तरह से I3 आप देख लो 2θ2 प्लस θ1, यानी θ1 प्लस 2θ2 पर। सब समझ में आ रहा है ना। पहले यहाँ पे कितना कंफ्यूजन लग रहा था, अभी कितना क्लियर है। अब इस I3 को जो M1 ने बनाया था, इस I3 का इमेज अब कौन बनाएगा, I3 का इमेज अब बनाएगा कौन, ये I5 के फॉर्म में I3 का इमेज I5 के फॉर्म में, और ये उसी तरह से I4 का इमेज I6 के फॉर्म में M1 ने बनाया। फिर इसमें क्या करना है, θ1 प्लस θ2 जो दोनों मिरर के बीच का एंगल है वो ऐड कर देना है। यू विल बी गेटिंग इट्स एंगुलर पोजीशन व्हाट, 3θ1 प्लस 2θ2, 3θ1 प्लस 2θ2, and its angular position will be 2θ1 plus 3θ2। इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, एंड नंबर ऑफ इमेज आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। द प्रोसेस विल कंटिन्यू, है ना। आगे फिर इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये चीज हमारा लगातार, आपको मैंने बताया कि अगर कभी इमेज फॉर्मेशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये एंगल 180 डिग्री या उसके ग्रेटर देन ना हो जाए, ये एंगल 180 डिग्री एंड उसके ग्रेटर ना हो जाए, तब तक ये इमेज लगातार बनता रहेगा। आप इसको कॉपी कीजिए। समझ में आ रहा है। इस तरह से कॉन्सेप्ट को अपने अंदर कलेक्ट करके रखते चलिए, ये काम देता है। बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं जो बिना किसी परेशानी के ही आपको सवाल सॉल्व करने का मौका देते हैं, एंड यू गेट मच मोर कंफर्टेबल सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये नीट वगैरह में या जेईई मेन के एग्जामिनेशन में या कभी कुछ ऐसे प्रीलिम वगैरह होते हैं, उसमें नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे जब कभी प्लेन मिरर के केस में आता है तो आपको ये आसान करेगा। अब इसके कुछ बातें हैं जो हम आपको लिखते हैं। कंक्लूजन इसका क्या है, कहां जाकर के रुकेगा ये कंक्लूजन। फर्दर फॉर्मेशन
of image will stopped by the mirrors, stopped by the plane mirrors if the angular position of object becomes greater than equal to 180 degree. पहला. दूसरा, there may be the chance of overlapping of the two images if all the three angles are added for 360 डिग्री. ये है आपका इसका कंक्लूजन. अब इससे कुछ एग्जांपल्स हम आपके लिए शेयर करते हैं. आइए उसको देखिए. इसको मैं इरेज करता हूं. प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेज काउंट करने का ये ट्रिकी चीज था. 2-3 एग्जांपल देकर के मैं आपको शेयर कर देता हूं. सपोज कीजिए कुछ एग्जांपल इसका देख लेते हैं, आपको इसका फायदा मिलेगा. एग्जांपल्स सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर ये है. दिस इज M1, दिस इज M2. कंफर्टेबल है आप? एंड आई थिंक यू फील नो एनी प्रॉब्लम, नो डाउट्स आर देयर. You are clearly getting the concept. See, this is object. Suppose it is at 40 degree angle and it is at 30 degree angle. So, how to proceed now? एकदम तुरंत जल्द में आपका ये काम हो जाएगा. I1 will be 40 degree, I2 will be at 30 degree. Now this is angle 70 degree, 40 plus 30 70 degree. This is I3. साथ 110 डिग्री पर और ये कितना 70 100. I4 at 100 degree. Further I5 and I6 70. यहां पर भी लगाइए आप. यहां पर कितना लगाएंगे? यहाँ मैं इसको 100 डिग्री में यहाँ लिख रहा हूँ एंड 70 डिग्री आप यहाँ पर लगाओ तो 110 प्लस 70 180 डिग्री. खेल खत्म. यहाँ इमेज नहीं बनेगा. एंड दिस इज 170 यहाँ एक इमेज बनेगा. सो
अब इसके बाद कोई चांस नहीं है इमेज बनने का। आपको तो बिल्कुल मैंने बताया कि अब यहाँ पर जैसे ही 78 करेंगे 180 को क्रॉस करेगा ये इमेज फॉर्मेशन विल स्टॉप। यहाँ तो 180 डिग्री पर आ चुका है, इसके बाद इमेज बनने का कोई मतलब नहीं है। ये इमेज यहाँ अब बताइए कितना हो जाएगा इमेज, तो 1 2 3 4 5 कितने हुए नंबर ऑफ इमेज बताइए, कितने हुए 5 इमेज एंड नो ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जोड़ोगे आता है क्या 70 70 140 प्लस 100 240 नहीं, नो चांस ऑफ ओवरलैपिंग। सो वी हैव नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 5 इक्वल टू 5 एंड नो ओवरलैपिंग। ठीक है, और चाहे तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको लूँ एक एग्जांपल, आप यहां भी देख लीजिए। आपको वो जो मैंने परपेंडिकुलर वाला बताया था उसी को यहां से भी आप देख लीजिए। सपोज कीजिए ये है, यहां मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी एंगल कितना है 45 डिग्री है, ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। ये हो गया आपका, आपने इसको कॉपी किया, मिट ना सकेगा फसाना हमारी चाहतों का। क्यों? यहां ऑब्जेक्ट है आपका, एक बार करके देखिए जरा सा अपने कॉपी पर। इफ यू कैन डू यू आर ब्रेवो। आओ see here M1, here is M2. Now I1 will form at angle 45 degree, I2 will form at angle 45 degree, एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया 135 डिग्री पर एक इमेज बनेगा। उसके बाद ये भी कितना पर बनेगा 135 डिग्री पर बनेगा। और इसके बाद आप देखिए, यहाँ देखिए क्या होगा, इसमें अगर आप 98 करोगे तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, तो 5 9 225। क्यों? आपको लगता है कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर भी 225 डिग्री कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। थ्योरी यू डू नो अबाउट द concept. If the angle reaches 180 degree or more than this much, then further image formation will stop. And you also see here 135 and 90, 270 plus 90 360. So the sum of these three angles are if becomes what? This is image number I4 becomes 360 degree, then I3 and I4 will overlap and total number of image will be 1 2 and 3। हमने पहले भी ज्योमेट्री से देखा, रे डायग्राम में देखा, हर तरह से दिखाया आपको मैंने, पता नहीं आपको कैसे कैसे न दिखाया हो।
So please proceed now. The further concept is here. अब इसी इमेज फॉर्मेशन के केस को, अब इसमें क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने आए, 3 आए, एक ओवरलैपिंग हुआ, नंबर ऑफ इमेजेस कितने आए, इक्वल टू 3, I3 एंड I4 ओवरलैप्ड, कोइंसाइड कर गया। सो दिस इज फाइनल। ये तो था हमारा टू प्लेन मिरर्स के बीच में इमेज फॉर्मेशन के कितने नंबर्स होते हैं। और वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो, ऑल द इमेज विल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वेयर रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन मिरर। वो रेडियस का काम करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर का काम करता है, और जो सर्कल डिजाइन होगा उसके सर्कमफ्रेंस पे सभी इमेजेस लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट तो लाई करेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दिस ट्रिकी कॉन्सेप्ट। एंड नाउ एक लास्ट जो थ्योरी है वो है फॉर्मुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला वी कैन आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। आइए, formula for calculating the number of images of an object placed between two plane mirrors. What a legal concept, what a glamorous concept. प्लेन मिरर पे आपको अच्छा खासा काम करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले स्टेप 1, इसमें कुछ स्टेप्स है, ध्यान देना है। सपोज कीजिए ये आपका प्लेन मिरर M2 है, ये प्लेन मिरर M1 है, एंगल दोनों के बीच का थीटा है, एंड हेयर इज ऑब्जेक्ट। सब कुछ पहले जैसा, कुछ भी नया नहीं, सब कुछ पहले जैसा, कुछ भी नया नहीं, क्योंकि ये आप देखें यहां से। स्टेप 1, फाइंड m इक्वल टू 360 बाई थीटा। सबसे पहला काम हमारा है कि एक m की वैल्यू, m एक नंबर होगा, वो कुछ भी हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम वो चूंकि थीटा पता नहीं है, थीटा क्या है, कितना वैल्यू है उसका, तो ये अगर हमें मालूम नहीं है तो हमें एक जनरल सॉल्यूशन लेना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जनरल सॉल्यूशन वी विल फाइंड द क्वालिटी ऑफ m, either it is even, odd or fraction, and how the number of images are calculated। इसके लिए फर्दर पहले स्टेप में आपने क्या देखा, स्टेप फर्स्ट है हमारा ये। सेकेंड स्टेप में आप देखिए, जैसे ही आपने m लाया तो देखिए सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि m may be of 3 quality, it may be even number, it may be odd, it may be fraction। There are 3 chances, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। आइए अब मैं बात करूं आपसे कि अगर केस इसमें अब लेते हैं केस 1, इफ m is even, if m is even, अगर m इवन नंबर आ गया
टेंशन नहीं लेने का। देन n इक्वल टू m माइनस 1, where n is the number of images. n is the number of images. Right now, any problem that you are facing? I think no. You are confirm, and कोई भी confirm हो सकता है, आप तो फिर भी बहुत समझदार हो. So case 2, if m is odd, लेकिन जैसे ही m odd नंबर आता है तब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें चेक करना होता है कि वेदर इट लाइज एट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द प्लेन मिरर्स और नॉट. If it lies on the angle bisector, then once again number of images formed by those mirrors will be m minus 1. And if it doesn't show the object lies anywhere else rather than angle bisector, then number of images m will be equal to directly m. आइए ये बात मैं आपको लिखूं, आप इसको कॉपी करो फटाफट. यारा सिली सिली बिरह के रात का जलना, यारा सिली सिली ढोला सिली सिली. इसको मैं लिख दूं, ये m है. What a busy time. That means what precisely? So, if m is odd, then see the position, S-I-T-I-O-N, position of object. कहाँ? A में. If it lies at angle bisector, if it lies at angle bisector, then n equal to m minus 1. याद रखना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएंगे, बिकॉज हियर इज m इवन नंबर. So number of images will be odd number. Here is an odd number. Number of images will be even number. So ये दोनों एक नहीं है, इसका ध्यान हमेशा देना होगा. चलिए B में, if it lies other than angle bisector, देन क्या हो जाएगा? कोई परेशान नहीं, m जो है वो डायरेक्ट m के इक्वल होगा. एंड केस नंबर 3, if m is a fraction, अगर m फ्रैक्शन जैसे मान लेते हैं, then n equal to integral part, integral value of that fraction. ये फॉर्मूला आपको मैंने कितने तरीके से नंबर ऑफ इमेज खोजने के लिए रे डायग्राम से गया, ट्रिक बताया, उसके कुछ टर्म कंडीशंस बताए और लास्ट में हमने फॉर्मूला भी आपको बताया
तो ये सभी चीजें, इतना सपोर्ट आपको मिला है नंबर ऑफ इमेज के लिए जिसकी कोई बात ही नहीं आप कर सकते, जिसके विषय में आप सोच ही नहीं सकते। अब जरा सा ये आपका आज इमेज फॉर्मेशन में नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेशन के लिए एकदम लास्ट इसको हम मानते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप कितने की तरह से कर सकते हैं, बहुत सारी बातें मैंने शेयर कर दी है आज आपसे। आज थोड़ा सा मैं आपको दूर दुनिया में दूर देश घुमाने का मन बना करके आपके सामने हूँ। सो ओवरऑल ये आपके सामने अब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स, 2 प्लेन मिरर्स फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन देम। पर हम लोगों ने अच्छा खासा काम किया। आई थिंक कि आपको भी मज़ा आया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि मज़े करने के लिए ही आप हम देशों के साथ होते हैं। तो अब थोड़ा सा आज प्रोजेक्शन लेते हैं। आज हम लोग मतलब प्लेन मिरर के फील्ड ऑफ व्यू, मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछले लेक्चर में। फील्ड ऑफ व्यू के बेस पर आइए हम मैकेनिक्स को कनेक्ट करना सीखते हैं प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट के साथ, और कैसे न्यूमेरिकल्स प्रोजेक्ट होते हैं या किए जा सकते हैं इस पर ध्यान देते हैं। लिखा मैंने सम डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ फील्ड ऑफ व्यू। मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट फील्ड ऑफ व्यू ऑफ प्लेन मिरर्स ओनली इन दिस केस, and when we will discuss spherical mirrors, then those all are having field of view। उनके पास भी होते हैं, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। बहुत अच्छा है ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारा। एंड एग्जामिनेशन जेईई नीट 12 जहाँ भी आप देखो, बोर्ड लेवल पर जाओ, जहाँ भी जाओ, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा हुआ या मेहनत किया हुआ होगा तो। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, वी हैव अ प्लेन मिरर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड इट इज अबव। सपोज कीजिए इसको एक स्टैंड से हमने यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है। आपको ये लगता हुआ कि ये हवा में तो नहीं लटक रहा है, तो मैंने इसे एक स्टैंड दिया हुआ है, इस स्टैंड में ये फिक्स है, कोई बात नहीं है, वो तो खैर सिचुएशन है। एंड इट इज अबव द एक्स एक्सिस 15 सेंटीमीटर से, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है। और यहाँ 50 पर हमने क्या किया हुआ है कि एक आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड इट इज हेयर। मैं इसको मानता हूँ कि ये भी यहाँ से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपका ये सिचुएशन है। नाउ क्वेश्चन इज, इस ओरिजिन पर एक ऑब्जर्वर है जो वाई एक्सिस के अलोंग या इस लाइन के अलोंग मूव करता है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, स्टार्ट्स रनिंग अलोंग दिस लाइन विथ ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन कहता है कि कितना टाइम इसको लगेगा जब ये इस मिरर के फील्ड ऑफ व्यू के रेंज को या फील्ड ऑफ व्यू के उस लेंथ को क्रॉस कर जाएगा। If the observer starts moving along y-axis, then up to how much time he will see the image of object। मतलब फील्ड ऑफ व्यू किसका, इस ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में कितनी देर तक वो रहेगा, बात वही हुई। सो लेट अस नाउ एट फर्स्ट चेक फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट। मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने कहा था कि दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर पास करती है, उस दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे के रेंज को ही फील्ड ऑफ व्यू कहा जाता है। सो फर्स्ट नॉर्मल एंड दिस इज द लाइन, दिस इज द first reflected ray that passed away along this line, along this direction, you can say
along this direction and this is reflected ray, this is incident ray, and the same, ये देखिए यहां भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए एंड ये देख लीजिए और ये ऊपर से जाएगा। ये मुनासिब नहीं लग रहा है, क्यों? सही बात है ना, ये नहीं लगता है कि ये इक्वल एंगल पे इसको हमने ट्रीट किया था। ये ऑलमोस्ट ऐसे जाए। फिगर हमारा स्मार्ट होना चाहिए, जितने स्मार्ट आप दिखते हैं। नाउ दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी। ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा इसमें उतना। हाँ चलिए, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन बी है। अब आपको यही डिस्टेंस, सबसे पहले इसी को बोलते हैं, मैंने कहा था कि इसी को क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं हम लोग। यही है फील्ड ऑफ व्यू। सो इस ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इस ऑब्जर्वर को कितना टाइम लगेगा, उतने ही टाइम तक ये इस फील्ड ऑफ व्यू में पाया जाएगा और उतने ही टाइम तक इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज भी देख सकेगा। दिस इज द प्रॉब्लम एंड वी हैव टू सॉल्व इट। चलिए आप दिमाग लगाइए, हम तो नहीं लगा सकते, आपको ही लगाना होगा। आप लगाओ ये दिमाग, आप ही करो सॉल्व इसको। आप अगर चाहोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, आप अगर नहीं चाहोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। आइए, आपको टाइम लगेगा, यू विल स्पेंड योर टाइम इफ यू कैन डू। दिस इज इमेज। आपको तो पता है कि इस ऑब्जेक्ट का जब भी देखेगा तो वो इमेज ही देखेगा। सो इट इज मस्ट टू फाइंड द position of image of the object. It is must to be at 15 centimeter behind the plane mirror. आपको सब कुछ बताया हुआ है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। The image of this object will be at this position behind the mirror at the same distance 15 centimeter and this is 15 centimeter also. So let us now कैसे सॉल्व करें ए ओ। इसको मैं आई बोल देता हूं। आप देखो, जरा सा ध्यान देना, अगर आप जरा सा भी दिमाग लगाते हो तो काम बन जाएगा। आपको मैं कहता हूं कि यहां से ये डिस्टेंस, अगर मैं x0 बोलूं और यहां से ये डिस्टेंस को मैं अगर y0 बोलूं तो लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा। सॉल्यूशन में देखिए, द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इक्वल टू y0 माइनस x0। As the velocity is constant, so we will apply s equal to vt and we will be getting, कहते हैं as v equal to constant, so from kinematical relation क्या हो जाएगा, इसीलिए y0 माइनस x0 इक्वल टू v इंटू t। सो हाउ मच टाइम, इसीलिए जितने देर तक वो फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखता रहेगा।
फील्ड ऑफ व्यू से आउट हो जाएगा, इमेज देखना वो बंद कर देगा। सो दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स विथ प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन। और आपको मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि अगर मैं इसमें और भी कॉम्प्लिकेसी लाना चाहूँ तो वी कैन predict that if the velocity is not uniform, it starts from rest with constant acceleration and then आपको तभी ये सवाल सॉल्व होगा, बिकॉज यहाँ से ये डिस्टेंस अपन को मालूम होगा, तो ये डिस्टेंस और यहाँ की वेलोसिटी हम चाहेंगे तो ले लेंगे, और यहाँ से फिर ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फार्मूला से ये टाइम हम लोग काउंट तब कर लेंगे। सो जो चाहे हम कर सकते हैं। जब एक बार हमारे हाथ में, हमारे पिकअप में जब हमारा कंसेप्ट आ जाता है तो फिर हम जैसे चाहेंगे वैसे इसको नचा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब सिचुएशन आपके सामने ला रहा हूँ, यू प्लीज सी। सो टी इक्वल टू वाई नॉट माइनस एक्स नॉट अपॉन भी। बट क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन है कि मैं ये वाई नॉट कैसे कैलकुलेट करूं, तो मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं होने दूंगा। जस्ट यहां सीधा ट्रायंगल देखो ध्यान से कि ओ बी आई, ध्यान देंगे, ट्रायंगल ओ बी आई और ट्रायंगल बी प्राइम ओ प्राइम एंड आई, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं या नहीं है आप खुद देख लीजिए। आइए कहते हैं एज ट्रायंगल ओ बी आई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ प्राइम बी प्राइम एंड आई, ओ प्राइम बी प्राइम एंड आई। इसलिए आपको पता है क्या होगा, तो यहां से ले लो आप, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। वेरी गुड, क्या होगा, इसीलिए वाई नॉट अपॉन वाई नॉट, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, एंड दिस इज 30 प्लस 15 45, वाई नॉट अपॉन 45 इक्वल टू, यहां से ये वाई नॉट लिया था, ठीक है, तो ओ आई 15 प्लस 15 30 प्लस 5 35 अपॉन what 15, you will be getting y naught equal to 45 into 35 अपॉन 15, ये 3 टाइम्स गया, इतना सेंटीमीटर, यानी आपके पास y नॉट की वैल्यू आ गई कितनी, तो 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। जब आपके पास में y नॉट की वैल्यू आ गई तो आप, क्या आपको नहीं लगता है कि आप फिर से एक बार अगेन आप देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि छोटे वाले ट्रायंगल को ओ ए और आई, ट्रायंगल ओ ए आई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ प्राइम, एंड इसका नाम आप कुछ तो दे दो, क्या दे सकते हो, सी लिख दो, एक बार ही तो लिखना, ओ सी आई, ओ प्राइम सी आई। देन व्हाट विल हैपन नाउ, फिर सिमिलर है ये दोनों, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो लेट अस सी x नॉट बाई 15, x नॉट बाई 15 इक्वल टू
x नॉट बाई 15 इक्वल टू ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 15 प्लस 15 35 डिवाइडेड बाय व्हाट, 35 डिवाइडेड बाय व्हाट। उसमें लगता है कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दिया हम लोगों ने। y नॉट बाय 45, y नॉट बाय 45, y नॉट बाय 45 इक्वल टू 35, y नॉट बाय 45 इक्वल टू 35 बाय 15, नहीं बराबर है, ओके है, नो प्रॉब्लम। x नॉट बाय 15 इक्वल टू 35, ठीक है, बाय 15, x नॉट बाय 15 इक्वल टू 35 बाय 15, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। ये गया, यहां से आप देखो तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। अब तो किसी भी तरह से आप देखो, इफ x नॉट इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, y नॉट इक्वल टू 105 सेंटीमीटर, here is the value of y नॉट, here is the value of x नॉट, y नॉट में x नॉट को सब्ट्रैक्ट कर ले हम, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा, और y नॉट माइनस x नॉट इक्वल टू 105 माइनस 35 सेंटीमीटर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 70 by 100 meter, because velocity is in meter per second. Remember here velocity is in meter per second. So what will be the time? इसलिए t इक्वल टू y नॉट का वैल्यू कितना, सॉरी अब तो y नॉट की कहानी खत्म हो गई, 70 by 100 into 5 सेकेंड्स, और यही क्या होगा, एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये कर देते हैं ना, 14 टाइम्स चला गया एंड वी हैव द आंसर 0.14 सेकेंड, बहुत कम समय, बहुत बढ़िया स्पीड। सो इक्वल टू 14 अपॉन 100 सेकेंड्स, सो 0.14 सेकेंड, एंड दिस इज द आंसर। एक बार जब अपने पास ये चीज आ गया, मैंने आपको कहा था कि इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी, मास पुल्ली सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, चलिए पहले इसको कीजिए आप, उसके बाद हम आपके लिए शेयर करते हैं, वर्क पावर एनर्जी, आप जैसे चाहें वैसे, ये तो आपकी मर्जी है, ये तो आपकी चाहत है, ये तो आपकी ख्वाहिश है, आप जैसे चाहें वैसे बढ़ें और बढ़ने दें, पढ़ें और पढ़ने दें। आपकी इच्छा कितनी मजबूत है, आप हमें कितने पसंद करते, आपको सब्जेक्ट कैसा लगता, उन सभी बातों पर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, परिस्थितियों को अपने मुताबिक नहीं बल्कि परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कीजिए। ये कभी मत समझना कि तुम्हारे देखने वाले तुम्हारे चाहने वाले नहीं हैं, आप उसको अपना नहीं सक रहे हैं, आप उसे केयर में नहीं ले रहे हैं,
इसीलिए आपकी हालत धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। सो इसको मैं इरेज करता हूं। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि हाउ इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग यूज कर लेंगे मैकेनिकल कंसेप्ट में। जस्ट सी, बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत तरह के सिचुएशंस आते हैं। आपको मैंने इसमें डबल चीज सिखाया। मैंने आपको फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट कैसे निकालते हैं वो दिखाया मैंने, साथ में काइनेमेटिक्स से कनेक्ट करके मैंने उसको आपको ये सिखाया काइनेमेटिक्स से कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। आइए मैं सेम सिचुएशन आपके सामने देता हूं और मैं ये कहता हूं कि सपोज कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल में हालात सेम रखता हूं मैं, जरा वेरिएशंस नहीं, इसके तो मोड को चेंज करने की बात है। ओरिएंटेशन का तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो इसको ओरिएंट करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन सेकंड वी हैव द मिरर, हियर इज द सिचुएशन। सारी चीजें आपके सामने हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा मैंने, आप नीचे भी रखो यहाँ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस हमको अभी इसका एक आपको सिचुएशन दिखाना है। ये देखिए कि यहाँ से ये लाइट यहाँ नॉर्मल डाल, ध्यान देना है कि रिफ्लेक्शन के जो तरीके हैं वो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए। रे डायग्राम शुड बी ऑल क्लियर, दैट मस्ट बी वेरी वेल स्मार्ट। वो जितना स्मार्ट होगा उतना ही स्मार्ट आपको सवाल सीखने में भी अच्छा लगेगा। कोशिश हमारी भी रहती है कि हम आपके लिए एक हेल्दी रे डायग्राम लाएं ताकि आपको अच्छा लगे। सो दिस इज सपोज टू बी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वंस अगेन नो प्रॉब्लम। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ इस पोजीशन पर किस तरह से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, आप इसको ध्यान दीजिए कि मैं ये कहता हूं कि यहाँ एक पॉइंट मास हमने m1 रखा। हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी कनेक्टेड, दिस इज ऑब्जेक्ट पोजीशन, दिस इज ऑब्जेक्ट पोजीशन and at this position we have a point mass m2। और अब हमको कहता है कि at the two ends of last two ends of या two extremes of field of view position on y axis, बात समझ में आ रही है आपकी नहीं? On two extremes of field of view of the object located at the position as shown in figure, 2 point masses m1 and m2 of magnitudes 50 gram, 200 gram are placed, yeah, supposed to be placed, then find the force of attraction between them. This should be the question। ये कहते हैं क्वेश्चन हमारा है कि इफ 2 point masses, if 2 point masses of magnitude masses m1 and m2, m1 and m2 are located at two extremes, of the field of view of object positioned as shown in figure, as shown in figure, then find the
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यही तो क्वेश्चन हो सकता है। दिस शुड बी द क्वेश्चन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन M1 एंड M2। क्या बात है। अब हमने इस प्लेन मिरर के सवाल को ग्रेविटेशन से कनेक्ट कर दिया, किया कि नहीं किया? आप सामने देख रहे हो। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, M1 का वैल्यू मैं यहीं लिख देता हूं 200 ग्राम, यहां मैं M1 लिख देता हूं 100 ग्राम। क्या प्रॉब्लम है? इसका पोजीशन में लोकेट कर देता हूं। ये आपको मैं 20 सेंटीमीटर यहां लिख देता हूं। यहां से मैं ये डिस्टेंस को मैं 10 सेंटीमीटर लिख देता हूं। यहाँ से इसको मैं, इसका लोकेशन मैं आपको 50 कर देता हूँ, और यहाँ ये डिस्टेंस जो है इसको मैं 15 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। सारा इंफॉर्मेशन अब आपके पास है। अब आप इसको जब सॉल्व करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा तो हाउ वी विल सॉल्व इट, तो सारा बेसिस अपन को मालूम है, मैंने आपको सिखा दिया है, आपको हर चीज मैंने बता दिया है, कहीं से दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको इसके लिए इमेज बनाना पड़ेगा। जब तक इमेज का लोकेशन आपको पॉइंट आउट नहीं होगा, इसको थोड़ा सा और स्मार्टली बना लेंगे। पहले इमेज बना करके तब ये डायग्राम को प्रोसीड कराएंगे आगे, तब जाकर के ये डाटा हमारा सही मिलेगा। मैंने सिर्फ आइडियोलॉजी दिया, यू शुड ट्राई इट, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए फील्ड ऑफ व्यू के काम हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने किया भी, और अच्छे तरीके से हमने आपको सिखाया भी। आप इसको ट्राई करके देखना, बस इसमें है कुछ नहीं। इफ यू आर एबल टू फाइंड दिस आर एंड यू कैन डू इट, पिछला जो सवाल हमने सॉल्व किया उसके बेस पर आप जाकर कंप्लीट कर सकते हो। और जब एक बार ये सॉल्व हो गया तो क्या होगा, आप यहां से F निकाल सकते हो, G M1 M2 बाई R²। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन साहब का जो दिया हुआ यूनिवर्सल लॉ, उसी यूनिवर्सल लॉ में द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट मासेस is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of separation between them, and this is called universal law of gravitation, whose mathematical form is like this: F equal to G M1 M2 upon R², where G is universal gravitational constant whose magnitude is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बहुत अच्छे से आपने 11th में सीखा होगा, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने घरों के लिए, और सॉल्व करके खुद को आप अरेंज कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। मास की जगह पर आप पॉइंट चार्ज रख दो, और जब पॉइंट चार्ज रख दोगे तो वही एट्रैक्शन रिपल्सन का जो कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन है वो लगा दोगे, तो कहीं ना कहीं स्लाइड व्यू आपको इलेक्ट्रोस्टैट की झलक मिल जाएगी। इसी सवाल को अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से मैं ये कहूँ कि यहाँ से एक बॉल को जस्ट रिलीज किया जाता है, तो रिलीज करने के बाद जब ये या इसके और ऊपर से ही कहा जाए तो उसका कुछ पोजीशन दिया जाएगा, कितने हाइट से किया जाता है, तो फील्ड ऑफ व्यू से गुजरते हुए कितना पोटेंशियल एनर्जी वो पार्टिकल लूज करेगा, तो उस समय में भी तब ये बताया जाएगा कि ये जो है वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन वाइज जो वो अबव द ग्राउंड है, तो जो भी सिचुएशन होगा वो आपके सामने आएगा, तो उसमें भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कहने का हमारा कि अब इसी को आप न्यूटन्स लॉ में कनेक्टेड बॉडी मोशन से भी कनेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। आपको बोलेगा कि यहाँ पर मास पुली सिस्टम लगा देगा, एंड मास पुली सिस्टम लगा दिया मान लो, हैं मास पुली सिस्टम के साथ भी आप उसको चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो जितना सोचो, ओरिएंटेशन फिजिक्स में बहुत मायने रखता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैंने एक पुल्ली लिया और इस पुल्ली से एक मास यहाँ पर हमने सस्पेंड किया, और यहाँ एक मास था ऐसे इस तरह से लो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हेवियर मास बनाएंगे। ये हमारा M1 होगा और ये M2 है, ये M1 है, ये M2, इसके वैल्यू दी जाएगी। अब ये कहेगा कि जब ये
इसको रिलीज किया गया था, ऑब्वियसली ये फील्ड ऑफ व्यू के एक्सट्रीम पोजीशन पर था, अपर पोजीशन पे, और जब ये यहाँ आया तो ये जो है, अब ये जो डिस्टेंस आपका है, ये अगर आपका फील्ड ऑफ व्यू के सिचुएशन को रीड करता है, इस पर आपके लिए होगा तो मैं प्रॉब्लम अरेंज करूंगा। फील्ड ऑफ व्यू तो कहता है कि इतने से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगेगा या कितनी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ से आने पर, जब इक्वल टू 0 है। ये सब चीज़ तो आपको पहले से पता है। कनेक्टेड बॉडी मोशन में सबसे पहले ये निकालना होता है, m2 जब ग्रेटर देन m1 होगा तो ऑब्वियसली ये डाउनफॉल करेगा, ये नीचे आएगा। इसका तो सारा चीज़ आपको मालूम है। सो ये सब चीज़ें एक समझदारी की बात होती है। आप जितने चाहेंगे उतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फिजिक्स में, लेकिन जैसे ही आप चापलूसी करना शुरू करते हैं, आप वैल्यू नहीं करते हैं समय की, लोगों की, हमारी, और आप खुद ही इतराते हैं, तो कहीं न कहीं ये आपको इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आप जितने आसान सोचते हैं, हालात उतने आसान नहीं हैं। ये मैं आपको कह रहा हूं, आप इस बात को समझिए, क्योंकि आप लोगों जैसे सैकड़ों हजारों हम लोगों के सामने से आए गए, आप पहली बार हैं और हमारे लिए पहली बार नहीं होता है। इसलिए ये बात आप लोगों को एक नसीहत है कि आप हमेशा फिजिक्स को फिजिक्स समझिए और फिजिक्स को कभी मजाक मत समझिए। यही वो सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट का तकदीर लिखता है। सो आज आपको मैंने थोड़ा कष्ट दिया, तो आप उसको टॉलरेट करते हुए